हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 19 मई 2026 का करंट अफेयर। तो जैसा मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि डेली का डेली करंट अफेयर कर लिया करो ताकि बर्डन ना आए। इसलिए मैं आपको आपके लिए ये करंट अफेयर डेली इसलिए लाती हूँ कि स्टूडेंट्स डेली का डेली कर ले, 10-15 मिनट का जितना होता है उतना, और ताकि बाद में एक साथ ये इकट्ठा करते जाएंगे तो फिर बाद में बर्डन ना आए। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को काम आसान करने के लिए कि दिन में 10-15 मिनट देने होते हैं और एक दिन का करंट अफेयर हो जाता है बस। इसलिए बच्चों का काम आसान करने के लिए मैं डेली का करंट अफेयर लेके आती हूँ। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 19 मई का करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय करंट अफेयर। चोल काल के ताम्रपत्र की वापसी, मतलब चोल काल में जो हमारा ताम्रपत्र था और जो नीदरलैंड लेके चला गया था उसकी अभी वापसी हुई। मतलब उन्होंने 300 साल पहले चोल काल के अंदर नीदरलैंड जो देश है, कंट्री है, वहाँ लेके चले गए थे। उसको अभी हमें उन्होंने नीदरलैंड की जो प्रशासन और शासन उन्होंने हमें वापस रिटर्न किया है। तो नीदरलैंड ने लगभग 300 साल पहले अपने भारत से ले जाए गए चोल काल के अनेमंगलम ताम्रपत्र भारत को वापस लौटा है। कौन सा ताम्रपत्र? इसका नाम है अनेमंगलम ताम्रपत्र। तो इस नाम को अच्छे से याद कर लेना है, ये है अनेमंगलम ताम्रपत्र है। हेग में आयोजित समारोह में यह वापसी हुई। हेग में अभी आयोजन था, उसके अंदर इसकी वापसी की गई है। मतलब हमें अपन को वापस भारतीय, मतलब अपने देश के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वापस दिया गया, मतलब भारतवासियों को वापस दिया, कहने का सारांश ये। 21 ताम्रपत्रों में राजा राजराम प्रथम के शासनकाल और चोल वंश की जानकारी दर्ज है। कितने ताम्रपत्रों में? 21 ताम्रपत्रों में राजा राजराम प्रथम के शासनकाल और चोल वंश की जानकारी दर्ज है। दोनों देशों ने जल प्रबंधन, कृषि, सेमीकंडक्टर और हेल्थ क्षेत्र में 17 समझौते किए। कितने? दोनों देशों ने, नीदरलैंड ने और भारत ने, आपस में जल प्रबंधन, कृषि, सेमीकंडक्टर और हेल्थ क्षेत्र में कितने समझौते किए हैं? 17 समझौते किए हैं। कर्नाटक की नई टैक्स व्यवस्था, मतलब कर्नाटक में अब अभी राज्य स्तर के ऊपर एक नई टैक्स व्यवस्था की है। जो सेंटर के लेवल पर जो टैक्स व्यवस्था होती है वो तो रहती है, उसको सिर्फ सेंटर चेंज कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता। लेकिन जो राज्य के SGST होती है ना, उसको जैसे CGST है, SGST है, ऐसे जो टैक्स की व्यवस्था राज्य में है उसको राज्य चेंज कर सकता है। तो ये कर्नाटक ने अपनी चेंज की है। कर्नाटक शराब पर अल्कोहल इन बेवरेज आधारित नई टैक्स व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन बना है देश का पहला राज्य? कर्नाटक। किसके ऊपर? अल्कोहल इन बेवरेज के ऊपर टैक्स व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अब शराब की कीमत ब्रांड के बजाय उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर तय होगी। मतलब कौन सी शराब है उसकी ब्रांड के अकॉर्डिंग उनकी कीमत निर्धारित होती है। लेकिन अब ये डिसाइड नहीं होगा, अब उसके अंदर कितना लिक्विड है उसके बेस पे डिसाइड होगा कि इसकी कीमत कितनी होगी। इसके लिए अलग अलग स्लैब है। इससे शराब उद्योग में उदारीकरण लाना और कीमतों को अधिक तर्कसंगत बनाना है। इसका उद्देश्य ये है कि शराब जो उद्योग है उसमें उदारीकरण लाना और कीमतों को अधिक तर्कसंगत बनाना। इसकी वजह से ये किया गया है, ये जो शराब के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर जो भी टैक्स लगाया गया है। पीएम मोदी को स्वीडन में मिला सर्वोच्च सम्मान। मतलब पीएम मोदी को, मुझे ऐसा लग रहा है जितने सम्मान पीएम मोदी को मिले ना अब तक, मुझे लग रहा है किसी पीएम को नहीं मिले होंगे। वो जहाँ जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, वहाँ पे उनको उस देश से सर्वोच्च सम्मान मिल ही जाता है। इतना प्रेम तो भारत की जनता करती है, इतने ही विदेशी जनता करती है और विदेशी लोग करते हैं। पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो नाम है ना, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, इसको एज इट इज याद करना होगा। 2-4-5 बार बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे तो याद हो जाएगा स्टूडेंट्स हैं। और अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, इसको ऐसे 2-4-5 बार बोलोगे आप तो याद हो जाएगा। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं एक लाइन को 2-2 बार बोलूं ताकि आप सुनो तो वो सुनने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे अगर आप ब्लूटूथ वगैरह कान में लगा के कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त भी अगर आप सुनोगे तो वो याद हो जाता है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को अब दुनिया का विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कुल, मतलब पीएम मोदी को दुनिया के विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाओं उनसे अब तक कुल 31 वैश्विक सम्मान मिल चुके हैं। कितने सम्मान मिल चुके हैं? 31। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत के ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनको इतने, मुझे ऐसा लग रहा है जितना कि मैं जानती हूँ, कि इनको इतने सम्मान मिले हैं। ये देखिए, ये सम्मान लेते हुए मुस्कुराहट चेहरे पे। यूके में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर की नियुक्ति, मतलब यूके के अंदर जो भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के जो मेयर बने हैं उनकी नियुक्ति। ये देखिए, इनकी फोटो देख लीजिए ताकि पिक्चर बेस्ड
क्वेश्चंस भी अगर पड़ जाए तो आप बता सको। तुषार कुमार यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बने। क्या नाम है इनका? तुषार कुमार, नाम याद कर लेना। तुषार कुमार यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बने हैं। क्योंकि कंपटीशन पेपर ऐसे होते हैं कि इनके अंदर कहीं से किधर से भी क्वेश्चन बना के डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये स्कूल बेस्ड एग्जाम नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट टीचर ने जो कराया उस वैसा ही क्वेश्चन मिल गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किधर से कुछ भी पकड़ के क्वेश्चन डाल देते हैं कंपटीशन पेपर में। उन्हें बोरहमवुड और एलस्ट्री का मेयर नियुक्त किया है। किसका? उन्हें बोरहमवुड और एलस्ट्री का मेयर नियुक्त किया गया। ये जो नाम है ना, इसको ठीक से 2-4 बार प्रोनाउंसिएशन करके अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। क्या नाम है? बोरहमवुड एंड एलस्ट्री, बोरहमवुड एंड एलस्ट्री, बोरहमवुड एंड एलस्ट्री। ऐसे 2-4 बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। किंग्स कॉलेज लंदन से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने वाले 23 वर्षीय, कौन सी कॉलेज से? किंग्स कॉलेज से, और अभी 23 वर्ष के ही हैं। तुषार पहले डिप्टी मेयर थे। वह सार्वजनिक सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। सार्वजनिक सेवाओं के लिए वो युवाओं को प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपी एशिया समिट की रिपोर्ट। फिलैंथ्रोपी एशिया समिट की रिपोर्ट, जलवायु अनुकूलन। ये जलवायु वाला मुद्दा अभी काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, विश्व स्तर पर भी उठ रहा है और अपनी कंट्री के स्तर पर भी उठ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। आप नॉर्मल लाइफ में भी देख पा रहे हो ना कि जब बारिश नहीं आनी चाहिए तब बारिश आ रही है, और जब ठंड होनी चाहिए तब गर्मी हो रही है, गर्मी के समय में ठंड हो रही है। बहुत मतलब मौसम के अंदर और जलवायु के अंदर बहुत उथला पुथला मची पड़ी है। हाँ, ये अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी देख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में जलवायु अनुकूलन के लिए हर साल 200 अरब डॉलर की जरूरत है, लेकिन अभी केवल 19 अरब डॉलर मिल रहे हैं। है 200 अरब डॉलर की, जबकि मिल रहे हैं 19 अरब डॉलर। यानी कितने 200, कहाँ 200 अरब डॉलर और कहाँ 19 अरब डॉलर, बहुत ही ज़्यादा कम है। साल 2000 से अब तक एशिया में 3.7 अरब लोग जलवायु आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। साल 2000 से 2000, अभी 26 साल बाद की बात हो रही है, 2000 के बाद अभी 26 चल रहा है, से अब तक एशिया में 3.7 अरब लोग जलवायु आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। अब दक्षिण पूर्व एशिया में फसलों की पैदावार 41% घट सकती है। मतलब जलवायु जो चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर। मतलब बीसीसीआई को सूचना के अधिकार से बाहर किया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार नहीं माना जाएगा। सार्वजनिक प्राधिकार नहीं माना जाएगा। बीसीसीआई एक निजी स्वायत्त संस्था है जो तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। किसके तहत पंजीकृत है? तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ये एक निजी संस्था है बीसीसीआई। सरकार बोर्ड को सीधे नियंत्रित या वित्त पोषित नहीं करती। सरकार जो है वो इस बोर्ड को, कौन सी बोर्ड को? बीसीसीआई बोर्ड को सीधा नियंत्रित या वित्त पोषित नहीं करती, यानी उनको पैसे नहीं देती सीधी सरकार। हाँ, और नियंत्रित भी नहीं करती है, इसलिए इसको आरटीआई से बाहर किया गया है। वर्ड ऑफ द डे, मतलब 19 तारीख का डे, वर्ड कौन सा? 19 तारीख का जो दिन है उसका वर्ड कौन सा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया और जिसको आगे भी यूज़ किया जाएगा और अभी भी किया जा रहा है, और जैसे हर कॉमन मैन को पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, इस वर्ड को क्यों यूज़ किया जा रहा है। कंपिटिटर्स जो हैं उनको तो पता ही होना चाहिए कि हाँ हम कंपटीशन पेपर देने जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होना चाहिए। उसके अलावा जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनको भी डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, इसलिए उनको भी पता होना चाहिए। तो ये हम अभी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टेट उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बिजली व्यवस्था पर निर्भर हो। किस पर? बिजली व्यवस्था। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बोलते हैं। तो इसको आप इससे अटैच करो, इलेक्ट्रोस्टेट, स्टेट यानी राज्य है, तो आप इन शब्दों को अटैच करके या मैच करके पढ़ेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। हैं और लंबे टाइम तक वो चीज़ आपको याद रहेगी। हैं विशेषज्ञों के मुताबिक अगर सरकार को बिजली कंपनियों के घाटे को संभालने के लिए लगातार पैसा देना पड़े तो राज्य सीधे सीधे इलेक्ट्रोस्टेट की स्थिति में पहुंच सकता है। हालांकि सोलर और ग्रीन एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल से यही क्षेत्र विकास का बड़ा जरिया भी बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यानी विशेषज्ञों के अनुसार अगर सरकार को बिजली कंपनियों के घाटे को संभालने के लिए लगातार पैसा देना पड़े, मतलब बिजली
बिजली का को घाटा जो हो रहा है, मतलब लोग जो बिजली चोरी कर रहे हैं उसकी घाटे को सरकार से छुपा के लोग बिजली चोरी करते हैं, उसके घाटे को छुपाने के लिए सरकार जो दे रही है उस घाटे को छुपाने के लिए सरकार जो पैसा दे रही है उसकी पूर्ति के लिए अगर बार बार सरकार को पैसा देना पड़ रहा है तो राज्य धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टेट की स्थिति में पहुंच सकता है। मतलब बार बार सरकार दे रही है बिजली के घाटे का पैसा, तो जो स्टेट है, जिस स्टेट में ये हो रहा है बिजली चोरी हो रही है और जिसको बार बार सरकार दे रही है बिजली घाटे के पैसे, वो स्टेट जो है वो इलेक्ट्रिक स्थिति में पहुंचता है, इलेक्ट्रिक स्टेट की स्थिति में पहुंच सकता है। हालांकि सोलर और ग्रीन एनर्जी से बेहतर इस्तेमाल से यही क्षेत्र विकास का बड़ा जरिया भी बन सकता है। अगर हम ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो यही जो सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट में भी जा सकता है और बहुत ऊंचाई में भी जा सकता है। तमिलनाडु में यह शब्द इसलिए चर्चा में है क्योंकि बिजली विभाग का घाटा 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। तमिलनाडु में ये जो शब्द है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजली विभाग को घाटा हुआ है और मुफ्त या सस्ती बिजली योजनाओं से सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। मतलब ये जो हाँ, चुनावों के अंदर ये जो क्या कहते हैं यूनिट्स के कम दाम कर देते हैं या फिर ऐसे बोल देते हैं कि आपको 50 यूनिट का बिजली का जो है पैसा नहीं देना होगा, ये जो रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, इनसे भी ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट है ये घाटे में जा रहा है। ये भी एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से सरकार के ऊपर भी बर्डन बढ़ रहा है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं इनके ऊपर भी बर्डन बढ़ रहा है। आज का क्वेश्चंस, मतलब मैंने जैसा कि आपको बोल रखा है कि डेली के 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी जिसको आपको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को अगर फोकस्ड होकर पढ़ते हो तो 1 ही मिनट लगती है याद करने में। लेकिन जब आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 1-2 क्वेश्चंस भी करके अगर आप करोगे ना तो भी महीने के कितने बन जाएंगे और साल के कितने बन जाएंगे, जिसका बेनिफिट जिसका आपको फिर एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है कि हाँ हमने ये चीज़ वहाँ पढ़ी थी। अगर आपका पढ़ा हुआ होता है ना तो वो चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाती है कि हाँ ये वहाँ पढ़ा हुआ था। मतलब आप सब्जेक्ट में तो पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा मैं भी यहाँ करा देती हूँ। तो यह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किस युद्ध के बाद हुई थी? मतलब सबसे पहले जो भारत में मुगल आए थे वो किस युद्ध के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ होनी शुरू हो गई थी? तो उसका आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोगों को पता ही है किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो उसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है ये ड्राइंग, देखिए ये इसमें ये पूछा गया है कि ये ड्राइंग जो है ये पिक्चर कहाँ की है? हाँ, मतलब भारत के अंदर कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल है जिसकी ये पिक्चर है? त्रिपुरा में स्थित यह प्राचीन शैव परंपरा से जुड़ा रॉक कट मूर्तिकला स्थल किस नाम से जाना जाता है? रॉक कट मूर्तिकला है ये, हाँ, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा उन्नाकोटी नाम से। उन्नाकोटी, ठीक है। थोड़ा सा नाम ऐसा है कि आप लोग पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ऐसा है इंसान सब कुछ पहली बार ही करता है ज़िंदगी में। हमने धरती पर जन्म भी इंसान के जन्म से पहली बार ही लिया है, तो सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसको 1-2 बार आप बोलोगे उन्नाकोटी याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं 20 मई का। तो 20 मई का करंट अफेयर, क्योंकि 19 का मैंने आज इसलिए किया है क्योंकि कल कोई काम हो गया था, इसलिए मैं आपका कल वाला 19 तारीख को नहीं करवा पाई। कहीं कोई बहुत बिजी काम हो गया था, मैं भी एक इंसान ही हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी काम हो गया था, मुझे जाना पड़ गया, इसलिए मैं 19 तारीख का नहीं करवाई पाई थी, इसलिए मैंने 19 का आज कराया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज 20 तारीख है, तो ये आज का मैं अब करा रही हूँ आप लोगों को। है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, मतलब शुरू में अपन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो आज की जो न्यूज़ है, करंट अफेयर है वो है। अमेरिका द्वारा भारत के लिए रक्षा पैकेज को मंजूरी है। अमेरिका ने भारत के लिए रक्षा पैकेज की मंजूरी दी है। ट्रंप का कुछ पता नहीं लग रहा, कभी तो वो हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं, कभी वो हम पे इतना टैक्स लगा देते हैं। अमेरिका ने भारत के AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव और मरम्मत के लिए $428.2 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी है। कितने को दी है? 428 पैकेज को $2 मिलियन को पैकेज को मंजूरी दी है। ये देखिए यहाँ पिक्चर भी दिखा रखी है। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 198.2 और $1 मिलियन और
M77 तोपों के लिए $230 मिलियन, मतलब टोटल जो $428.2 मिलियन दिया है ना, इसमें अलग अलग बांट के अगर कौन कौन से मतलब हेलीकॉप्टर को कितनी दी है, कौन कौन से क्या कहते हैं उनको मरम्मत के लिए दी है, तो उसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्पेशल 198.2 दिए और मिलियन डॉलर, और M77 तोपों के लिए $230 मिलियन शामिल है। इस पैकेज से इस हथियारों की मरम्मत और रख रखाव होगा। मतलब ये जो पैकेज दिए हैं मरम्मत, यानी ये हमारे पास पहले से हैं। हेलीकॉप्टर जो है अपाचे हेलीकॉप्टर ये, और जो M77 तोपें ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैं, लेकिन इनके रख रखाव के लिए मतलब इनकी टाइम टू टाइम केयर होनी चाहिए इनकी, तो उसमें भी खर्चा लगता है कि इनकी केयर करो, इनके अगर पुर्जे पुराने हो गए तो नए लगवाओ उसके अंदर, या फिर इनके अंदर कोई चीज़ की कमी है तो वो पूर्ति करो। इसके लिए मरम्मत के लिए इतना दिया है $428.2 मिलियन अमेरिका ने हमें फंड दिया है। अब क्या, लंदन के वेलकम कलेक्शन द्वारा जैन पांडुलिपियों की वापसी। लंदन के वेलकम कलेक्शन के द्वारा जैन पांडुलिपियों की वापसी। जैन पांडुलिपियां किसकी होंगी? हमारी होंगी। लंदन का वेलकम कलेक्शन दक्षिण एशिया के बाहर मौजूद 2000 से अधिक दुर्लभ जैन पांडुलिपियों का संग्रहण जैन समुदाय को वापस लौटा रहा है। किनको लौटा रहा है? जैन समुदाय को। कौन जैन समुदाय है? जो एक धर्मवासी है, जो जैन धर्म भी एक हिंदू धर्म का ही पार्ट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो इनको लौटा रहा है। ये पांडुलिपियां 15वीं से 19वीं सदी की हैं और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इन्हें 1919 में पंजाब के एक जैन मंदिर से खरीदा गया था। 1919 में पंजाब के एक जैन मंदिर से इन्हें खरीदा गया था। किन्होंने खरीदा था? लंदन के वेलकम कलेक्शन द्वारा के जो लोग थे उन्होंने खरीदा था, और अब वो हमें वापस दे रहे हैं। भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किसके बीच? भारत और नॉर्वे के बीच। क्या? कौन सी पार्टनरशिप? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये जो नाम है ना बीच बीच में, इनको ठीक से याद करना है, मतलब 2-4 बार 5 बार बोल के इनको एज इट इज याद करना होगा, क्योंकि इसकी कोई टेक्निक है, कोई ऑप्शन नहीं है कि याद करने का है। भारत और नॉर्वे ने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने पर सहमति जताई है। ओस्लो में पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर की बैठक में 2030 तक व्यापार दुगुना करने और ब्लू इकोनॉमी, हरित शिपिंग और नवीनीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। किसने? भारत और नॉर्वे के संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने की सहमति बनाई है। ओस्लो में पीएम मोदी, ओस्लो एक जगह का नाम है, और पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर। नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? तो जोनास गहर स्टोर। आप इस नाम को एज इट इज याद करोगे कि बैठक में 2030 तक व्यापार दुगुना करने है और ब्लू इकोनॉमी, हरित शिपिंग और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। मतलब इनके अंदर निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा है कि हाँ इसमें हम निवेश बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मतलब मोदी जी जहां जाते हैं ना वहीं से सर्वोच्च सम्मान लेके आते हैं। ये देखिए फोटो, पीएम नरेंद्र मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द रॉयल, क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल। इसको अच्छे से याद कर लेना। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल, नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। चलो फिर बोलती हूँ, ग्रेड क्रॉस ऑफ द रॉयल, नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। ओस्लो में नॉर्वे के राजा हेराल्ड वी ने उन्हें एक सम्मान भारत नॉर्वे संबंध मजबूत करने के लिए और विश्व नेतृत्व के लिए प्रदान किया। भारत और नॉर्वे के सम्मान को मजबूत करने के लिए और बढ़ाने के लिए ये सम्मान मोदी जी को दिया गया है, वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रदान किया है। यह मोदी को मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। अभी हमने थोड़ी देर पहले 31वां पढ़ा था है, और ये 32वां है। मतलब 19 तारीख के करंट अफेयर में हमने उनको 31वां सम्मान दिया था, वो पढ़ा था, और अभी हम 20 को 32वां सम्मान मिला है वो पढ़ रहे हैं। इस हिसाब से तो ये अपने कार्यकाल में सारे देशों से जितनी ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्रीज है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान ले लेंगे। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति। आरबीआई के अंदर जो कार्यकारी निदेशक होते हैं उनकी जो भी नए अपॉइंट हुए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुणवीर सिंह को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उन्हें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कौन से सिस्टम की? पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी दी गई है। किनको दी गई है? गुणवीर सिंह को। ये नाम अच्छे से याद कर लेना। इससे पहले वह इसी विभाग में मुख्य महाप्रबंधक थे। क्या थे? मुख्य महाप्रबंधक थे इससे पहले हैं। उनके पास बैंकिंग पर्यवेक्षण और जोखिम निगरानी का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। कितने साल का तक का अनुभव है? 30 साल से ज्यादा तक का अनुभव है। नागरिक संशोधन कानून के नियमों में बदलाव, सीएए के जो नियमों उनमें भी बदलाव किया गया है। नागरिक संशोधन कानून के नियमों में बदलाव हुआ। अब आवेदकों को बताना होगा कि उनके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है क्या, ये बताना होगा है या नहीं। पासपोर्ट होने पर नागरिकता मंजूर होने के 15 दिनों में जमा करना होगा। मतलब 15 दिन के अंदर उनको, चाहे एक्सपायर्ड हो या फिर विदाउट एक्सपायर्ड हो, उनको 15 दिन के अंदर ये जमा कराना होगा। यह 31 दिसंबर 2014 तक आए लोगों पर लागू है। मतलब 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आए हैं उनके ऊपर ये नियम लागू होगा। वर्ड ऑफ द डे, 20 मई का वर्ड ऑफ द डे कौन सा रहा? मतलब कौन सा शब्द बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। क्या होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? है तो ये जानते हैं। कोर्ट, ये शब्द भी आ सकता है और वैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पढ़ सकता है कंपटीशन में, मतलब एग्जाम में। ऐसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है ये भी बता सकते हैं डायरेक्ट, और वैसे न्यू टाइप में भी बन के डाल सकते हैं इसको, और डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि वही ना, एग्जामिनर स्कूल के जैसे पेपर नहीं बनाते हो, कहीं से कुछ भी डाल सकते हैं, कैसा भी घुमा फिरा के करंट का क्वेश्चन डाल देते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब एक ऐसी अदालत से है जहां दो देश या पक्ष आपसी विवाद सुलझाने के लिए जाते हैं। मतलब दो देश या पक्ष आपसी विवाद सुलझाने के लिए जाते हैं। यह अदालत दोनों की बातें सुनकर फैसला देती है। आसान भाषा में इसे पंचायती अदालत कहते हैं। दोनों देशों की बातें आपस में सुन के कोई भी अगर डिसीजन देता है तो दोनों पक्ष की बातें सुनता है और प्रूफ देखता है, अगर जो सॉलिड होता है उसी के पक्ष में फैसला जाता है। तो इसको हम पंचायती अदालत भी कह सकते हैं। हाल ही में सिंधु जल विवाद में पाकिस्तान की अपील पर हैग में बनी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, हैग में जो कोर्ट बनी हुई है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, भारत की किशनगंगा और रतले परियोजना पर फैसला दिया है। किस पर? कौन सी योजना पर? किशनगंगा और रतले जो परियोजना है उसके ऊपर फैसला दिया है। भारत ने इस अदालत को गैर कानूनी बताते हुए फैसला मानने से इनकार कर दिया। मतलब हम लोग फैसला नहीं मान रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है? देश में 1 रुपए का नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पैसे छापने का काम तो अपने देश के अंदर आरबीआई का ही है, सारा सब कुछ आरबीआई ही करता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि सारा काम आरबीआई का ही होता है। और पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है। वैसे कोई भरोसा नहीं है, आरपीएससी का यूपीएससी का कुछ भी पूछ सकती हैं, हाँ कहीं से भी कुछ पूछ सकती है। जो अंडर सिलेबस है उसके अंदर से, सिलेबस के अंदर से कुछ भी पूछ सकती है। तो पहले, लेकिन आज से 15 साल पहले बताऊं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता था, है क्योंकि मैं पेपर देखती थी जो पहले दे के आते थे उन लोगों के तब। तो क्योंकि अधिकतर यहाँ मिस्टेक इसलिए होती है कि सब आरबीआई डाल देते हैं। ओके, इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की यह पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ये कॉम्बैट के लिए क्वालिफाई करने वाली, आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो। मतलब वहां 4 तो दे ही रखे हैं ऑप्शन, इट्स ओके। पिक्चर भी दे रखी है। मतलब अगर किसी को नाम याद नहीं होता है तो पिक्चर किसी ने देखी हुई होगी तो वो भी तभी भी याद आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोनों ऑप्शन है कि अगर नाम याद है तो नाम डालो, और अगर नाम याद नहीं, अगर आपने पिक्चर कहीं देखी है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पिक्चर आ ही जाती है हम, और न्यूज़ देखते हैं तो टीवी में भी पिक्चर दिखा देते हैं। टीवी में तो नहीं, लेकिन आप लोग अगर मोबाइल में भी न्यूज़ देखते हो तो वहाँ पे पिक्चर हम देख ही लेते हैं। और पिक्चर जो होती है वो अपने माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। थ्योरी जो होती है वो भी हो सकता है अपन भूल जाते हैं जल्दी, हाँ, और इधर उधर मिस भी हो जाती है। लेकिन पिक्चर जो है एक बार देख लेते हैं वो माइंड में स्टोर रहती है काफ़ी लंबे समय तक। तो ये कौन है बताइए आप, हैं ये पिक्चर देख के बता दीजिए कि कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाइंग करने वाली देश की है पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? इनका नाम है भावना
कंठ, क्या नाम है इनका, भावना कंठ, ये है इसका आंसर। अब आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि ये सारे नाम सुने हुए हैं आपके, इसी फील्ड के हैं सारे हैं, तो कंफ्यूज होती है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसका आंसर, क्या विजन क्लियर रखो, चाहे आप लोग कम पढ़ो हैं, लेकिन विजन क्लियर रखो। होता क्या है, आप लोग खूब ज़्यादा पढ़ लेते हैं, विजन क्लियर नहीं होता, वहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्लियर नहीं होती चीज़ें। इसलिए जितना भी पढ़ो ना, उसका विजन बिल्कुल क्लियर रखो कि मैंने ये जो इतना पढ़ लिया है ना, ये मैंने पढ़ लिया, इसमें से अगर मुझे कुछ भी पूछा जाएगा तो मेरी सुई नहीं अटकेगी और मैं एग्जैक्ट आंसर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इस तरीके से पढ़ो। अब होता क्या, हम पढ़ तो इतना लेते हैं लेकिन वो विजन क्लियर होता नहीं है, तो फिर वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरपीएससी वाले और यूपीएससी वाला भी अपन से ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, वो उस दौर से गुजर चुके हैं, अपन जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो उनको पता है स्टूडेंट्स के वीक पॉइंट कहाँ होता है, क्या होता है, इसलिए वो भी ऐसे ऐसे डालते हैं ऊपर नीचे, जो थोड़े बहुत 19-20 वाले होते हैं ऑप्शंस, वही डालते हैं कि यहाँ बच्चा कंफ्यूज होगा। हाँ, तो अपन को वो रास्ता पकड़ना पड़ेगा कि हाँ आरपीएससी का और यूपीएससी का ये रास्ता है, ऐसे जाता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी अपन सक्सेस होंगे। वैसे तो फिर वही है, स्मार्ट स्टडी करनी है ना, तो स्मार्ट स्टडी से कम टाइम के अंदर आप अपनी मंजिल अचीव कर सकते हो। ओके, तो मैं आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। और मैं हमेशा आपको ये बात बोलती हूँ कि डेली का डेली याद कर लीजिए, कल में मत डालिए, क्योंकि कल के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है फिर, हाँ, और फिर वो ज़्यादा हो जाता है, कल 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 के चक्कर में ज़्यादा हो जाता है, और फिर वो एक साथ पढ़ना होता है, फिर बढ़ जाता है और फिर नहीं पढ़ पाते हो। इसलिए प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि डेली का डेली पढ़ लीजिए। डेली आपका 10-15 मिनट दी हुई एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर जाएंगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो जाएंगी आपके लिए। इसलिए ओके, ठीक है, आज की सेशन यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, और कल फिर आऊँगी करंट अफेयर लेके। ओके, थैंक यू।